नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो गई है, जिस कारण हमें नई नई बीमारियां घेर रही हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमें बहुत बाद में पता चलता है। पीसीओएस या कहें पीसीओडी भी, ये दोनों ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में बहुत समय बाद पता लगता है और ये बहुत पहले से कहीं ना कहीं शरीर में जो समस्या है वो जन्म लेना शुरू कर देती है। 12 से 45 साल की महिलाओं में ये बीमारी 5 से 10% तक देखी गई है। भारत में 9 से 19 साल की लड़कियों में अगर इस बीमारी का प्रतिशत देखें तो लगभग ये 20% है। देखा गया है कि शहरी इलाकों में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है, यानी शहरी इलाकों में जो महिलाएं हैं वहाँ ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। भारत में 20 से 25% महिलाएं पीसीओएस से पीड़ित हैं। जहां पीसीओएस से पीड़ित 60% महिलाएं मोटापे से ग्रस्त हैं, वहीं 35 से 50% को फैटी लिवर भी है। आज आम हो चुकी इस समस्या को कैसे मैनेज करें और रखें खुद को बिल्कुल स्वस्थ, इस पर चर्चा आज करेंगे। जरूरी सलाह और सुझाव तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों से लेंगे। आयुष्मान भव में हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं और हम आपको बता दें कि हमारे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वीडी स्नेहलता दोरनला, जो कि आयुर्वेदिक सलाहकार हैं वैद्य यज्ञ दत्त शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर दोरनला। साथ ही हमारे साथ होम्योपैथी विशेषज्ञ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अर्चना नारंग, जो कि प्रमुख हैं स्त्री रोग में, और डॉक्टर बी आर सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से वो जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना नारंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ आज आयुष्मान भव में जुड़ने के लिए। तो आप भी पीसीओडी या पीसीओएस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो पीसीओडी या फिर पीसीओएस, इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता, ये जिंदगी भर एक तरह से चलती रहती है। हालांकि इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है और अगर उन्हें कंट्रोल में रखा जाए तो बीमारी अपने आप कम होती चली जाती है। पीसीओएस का सबसे बड़ा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है और जिस तरह से उन्हें फंक्शन करना चाहिए उस तरह हार्मोन्स फंक्शन नहीं करते, तब ये समस्या आती है। वहीं पॉलिसिस्टिक ओवरी की स्थिति में ओवरी यानी अंडाशय बढ़ने लगती है, जिस वजह से एग के चारों तरफ फॉलिकल की संख्या बढ़ने लगती है और ओवरी सही तरह से काम नहीं कर पाती। मोटे लोगों में ये समस्या गंभीर हो सकती है। आगे चलकर इनसे गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी में भी समस्या आ जाती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये पारिवारिक भी हो सकती है। कई बार अगर आपकी बहन, माँ को या नानी को ये बीमारी है तो आप में ये बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस बीमारी में एंड्रोजन हाई हो जाता है, जिस वजह से चेहरे पर मुहासे हो सकते हैं। वहीं शरीर में ज्यादा बाल आ सकते हैं। इसके साथ ही पीरियड साइकिल बिगड़ सकती है। इसके अलावा पीसीओडी या पीसीओएस का सबसे बड़ा कारण ओबेसिटी भी माना जाता है। मोटापा बढ़ता है तो इससे पीसीओएस हो सकता है और एक बार अगर पीसीओएस हो जाता है तो फिर वजन कम करना काफी मुश्किल हो जाता है। पीसीओएस और पीसीओडी महिलाओं को अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस और डिप्रेशन, स्लीप एपनिया, दिल का दौरा, डायबिटीज और एंडोमेट्रियल डिम्ब ग्रंथि या स्तन कैंसर के लिए कमजोर बना सकता है। इसलिए इसे नियंत्रण में रखना जरूरी है। लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके इसे घर पर ही कंट्रोल में रखा जा सकता है। साथ ही डॉक्टर की सलाह से दवाइयों के जरिए भी इस पर काबू पाया जा सकता है। तो पीसीओडी और पीसीओएस, इन दोनों समस्याओं से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कीजिए। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर अर्चना नारंग, मैं पहले आपसे समझना चाहूंगी कि जब हम पीसीओडी और पीसीओएस की बात करते हैं तो पहले बताइए ये है क्या और कैसे एक दूसरे के समान है या कैसे ये अलग हैं दोनों समस्याएं? देखिए, पीसीओडी जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, जब हम एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं किसी महिला का और उसकी ओवरी के अंदर हमें काफ़ी सारे सिस्ट नज़र आते हैं, मल्टीपल सिस्ट नज़र आते हैं, तो हम उस कंडीशन को पीसीओडी बोलते हैं। पीसीओएस जो है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम कह सकते हैं, सिंड्रोम है जिसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट को प्रेजेंट हो सकते हैं। महिला के अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स के अलावा, जैसे मैंने बताया कि पीसीओडी में जो है वो सिस्ट आ जाते हैं अल्ट्रासाउंड करने पर। इसके साथ साथ अगर महिला को बहुत सारे और सिम्टम्स प्रेजेंट हैं जो कि
पॉलीसिस्टिक ओवरी की वजह से हो सकते हैं तो हम उसे PCOS बोलते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है वाइड वैरायटी ऑफ सिम्टम्स का होना। तो ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर की तरह है, बहुत ही कॉमन गायनेकोलॉजिकल और एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि हम अपनी OPDs में देखते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं को लगभग 3 एज से ही शुरू हो जाती है प्रॉब्लम, और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि 40-45 साल की उम्र तक की महिलाओं को ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है डॉक्टर दोनों, आयुर्वेद क्या कहता है अगर हम PCOD और PCOS की बात करते हैं तो? देखिए, आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जब से मतलब अपने शरीर के जो प्राकृतिक चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, खास करके जो फीमेल्स या गर्ल्स को होते हैं, तो उनका जो हमें उनका आदर करना है, उनको रेस्पेक्ट करना है। यानी कि जैसे गर्ल्स होते हैं तो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं तो वो सब एक समान होते हैं, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। लेकिन जैसे जैसे वो प्यूबर्टी की एज आते हैं तो उनके चेंजेस, फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस आ जाते हैं। उनको हम गर्ल की एज से ही हमें उनको समझाना पड़ता है। आयुर्वेद ये कहता है कि उनको पहले से ही समझाना पड़ता है कि आपके शरीर में क्या प्राकृतिक चेंजेस आने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा खान पान जो है चेंज होना होगा और लाइफस्टाइल भी उनका चेंज करवाना होगा। तो जैसे कि आयुर्वेद में ये भी कहता है कि जैसे जैसे चेंजेस होते हैं, जैसे रजस्वला हम कहते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड को, तो उस समय में कुछ चर्या होती है, प्रॉपरली कुछ ऐसे कुछ चेंजेस करना होगा अपने आहार को, कि क्योंकि वो डाइजेशन की जो फायर होती है वो बहुत कम होता है। अग्नि जो आहार हम लेते हैं जिसके कारण जो है वो पचने की जो शक्ति होती है वो बहुत कम होती है। तो हम लड़कियों को ये समझाना चाहिए कि जो हर रोज़ जो खाते हैं वो ना खाकर उस दिन जो है हमें थोड़ा हल्का पचन होने वाले चीज़ों को हमें खाना चाहिए। एंड इसी तरह से कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में या डिलीवरी के टाइम में या लैक्टेशन के टाइम में अलग अलग शारीरिक की प्राकृतिक चेंजेस होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें अपना आहार और लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। तो खासकर ये PCOS में भी ऐसा है कि रजस्वला के टाइम में, ऋतु धर्म हम कहते हैं, कि उस पीरियड में हमें खान पान की बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो कैसे रखा जाए खान पान का ध्यान, क्या आहार और जीवन शैली में बदलाव लाने चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर अर्चना नारंग, पहले मैं समझना चाहूँगी कि बड़ी वजह आप लोग क्या मानते हैं, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? जैसे अभी आहार को लेकर बात बताई डॉक्टर दोनों ने जी, क्या बड़ी वजह होती है? देखिए, जहाँ तक PCOD का या PCOS का सवाल है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में ऐसा है कि अगर आपकी बहन या माँ जो है उनको अगर PCOS है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको भी PCOS का प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो है वो, अगर मैं और फैक्टर्स की बात करूं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करूं, तो उसके साथ साथ सेंट्रल ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है। यानी कि पेट के चारों तरफ ज़्यादा फैट का एक्यूमुलेट हो जाना, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। 60 से 70% महिलाएं जिनको PCOD की प्रॉब्लम होती है वो ओवरवेट या ओबीस होती हैं। और ये ओबेसिटी जो है वो आपके इंसुलिन लेवल्स को भी बढ़ा देती है, और इसकी वजह से जो आपका हार्मोनल बैलेंस है बॉडी में वो इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि अगर मैं लेमैन की भाषा में बोलूँ तो महिला के अंदर जो मेल हार्मोन्स होते हैं, वो मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स के बीच में जो एक बैलेंस होता है एक महिला के शरीर में, वो ख़राब हो जाता है। जो नॉर्मली क्या होता है कि एक महिला में जो है वो फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं और मेल हार्मोन्स बहुत ही कम होते हैं। लेकिन PCOS के कंडीशन में क्या होता है कि ये मेल हार्मोन्स भी जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने शुरू में भी दिखाया कि यहाँ पर ओवरीज बढ़ जाती हैं, ओवरीज का हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है। तो ये हाइपर स्टिमुलेशन होने की वजह से जब ओवरी बड़ी होती है तो वो ना सिर्फ ईस्ट्रोजन ज़्यादा सिक्रीट करती है, बल्कि वो टेस्टोस्टेरोन जो या एंड्रोजेंस जो हैं वो भी ज़्यादा सिक्रीट करने लग जाती है, जो कि लेमन लैंग्वेज में जिसको मेल हार्मोन कहा जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं जैसे कि बालों का मुंह पे आ जाना या शरीर पे आ जाना, या पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, बहुत ज़्यादा चेहरे पे एक्ने आ जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं PCOS में वो एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से हो जाता है। तो बेसिकली हाइपर इंसुलिनिज्म यानी कि इंसुलिन का बढ़ना और हाइपर एंड्रोजनिज्म यानी कि एंड्रोजन्स का बढ़ना, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो PCOS को लीड करती हैं। और अगर हम देखें तो ज़्यादातर महिलाओं में जो ओबेसिटी या मोटापा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है,
ज़्यादा पहले क्या होता था, हम शारीरिक जो है वो कसरत ज़्यादा करते थे, घर के अंदर भी बहुत सारे काम होते थे, पैदल चला जाता था, लेकिन आजकल हमने वो सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। तो हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से हमारे खान पान में, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि खान पान के जो हमारा तरीका है उसमें भी हमने काफ़ी चेंजेस हम लाए हैं। फास्ट फूड हम लोग खाते हैं, ज़्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जब हम खाते हैं तो ये सारी चीज़ें मोटापे को बढ़ाती हैं, और मोटापे के बढ़ने से ही जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है वो PCOS या PCOD की समस्या हो सकती है। तो डॉक्टर दोनला, दो बातों मतलब एक जो कॉमन बात है कि जो हमारी लाइफस्टाइल है और जो हमारा आहार है उस वजह से समस्या ज़्यादा हो रही है जी। और जब हम कह रहे हैं कि 12 साल की लड़कियों से ये समस्या शुरू हो रही है तो कहीं ना कहीं मैं ये मानूँ कि एक महिला जो खा रही है उसके बाद जो बच्चे को जन्म दे रही है, आपके जीन्स भी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं मॉडिफाई होते हैं जिस तरह से आप खाना पीना करते हैं। यही वजह है क्या कि आजकल ये समस्या ज़्यादा है, पहले ये समस्या इतनी नहीं देखी जाती थी? जी, अगर मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि डॉक्टर के पास अगर ये लोग जाते हैं, वहाँ पे डायग्नोसिस हो जाती है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ आ गया, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो कॉमन हो गया। तो ये चीज़ नहीं कहना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि फैटी लिवर है, PCOD, हालांकि ये मात्रा में ज़्यादा लोग होने के कारण ये कॉमन नहीं है, ये अबनॉर्मल ही है, ये हमें समझना है। और दूसरी बात, ये जो एडवर्टाइजमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कोई भी जैसे नैपकिन पैड्स को लेके जब होती है तो उसको लेके मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी वो या तो टेनिस खेलते रहते हैं या जंपिंग करते रहते हैं या कुछ रनिंग करते रहते हैं। ये एक रॉन्ग मैसेज जो है जा रहा है, जिसके कारण भी एक तरह से हमारा लाइफस्टाइल जो है बढ़ गया, क्योंकि उसमें ये लगता है कि मेंस्ट्रुअल के टाइम में जो है हमें रेस्ट लेने के लिए आयुर्वेद कहता है कि शारीरिक और मन की तरफ दोनों की तरफ से हमें थोड़ा शांति पूर्वक रहना चाहिए, और अधिकतर जो है स्पाइसी या साल्टी फूड्स नहीं लेना चाहिए, और दिन में भी नहीं सोना है, ऐसा आयुर्वेद कहता है, ताकि वो कफ का दोष प्रकोप हो के वहाँ पे जितने भी ये जो चैनल्स है, नाभि के नीचे की जो चैनल्स होते हैं, वो नाभि के नीचे, शरीर की जो नाभि के नीचे की जो पोर्शन होती है, वो खासकर जो है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए ये काम करते हैं, चाहे वो यूरिन हो या तो स्टूल्स पास करना हो या नहीं तो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो। तो इन चीज़ों को हमें बैलेंस रखना होगा, और बायोटॉक्सिन जब निकालते हैं तो उस समय में जो है हमें खासकर जो है अपना आहार जो है बहुत ही नॉर्मल इजीली डाइजेस्टेबल वार्म फूड्स हमें लेना पड़ेगा। एंड दूसरा, अभी आजकल हम ये भी देखते हैं एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर्स के नाम पे बहुत सारे चीज़ें, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स में हम देखते हैं या टिफ़िन बॉक्सेस में हम देखते हैं या कैंड फूड्स या पैक्ड फूड्स, इन सब में जो है खासकर ये बिस्फिनॉल A, ये एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर्स होते हैं। ये डिस्टर्ब करके डेफिनेटली ये PCOS में ये काम करेगा, और फर्दर जो है ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं PCOS से। ये एंडोमेट्रियल कैंसर्स हो सकते हैं या ओवेरियन कैंसर्स हो सकते हैं या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कार्डियक डिसीज़ एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो हमें बचपन से ही, मेरा कहना है कि स्कूल से ही अवेयरनेस कैंप्स करना होगा कि किस तरह से हमें मेंस्ट्रुअल बिहेवियर रखना होगा, और मेंस्ट्रुअल की कुछ कैलेंडर हमें मेंटेन करना होगा कि हर महीने में कितने दिन होता है और फ्लो कितनी बार होता है और पैड्स कितने बदलते हैं, एंड ओवरऑल एक ईयर में कितनी बार जो है मेंसेस हो रहा है, 5 बार, 6 बार या हर महीने होता है, इसकी कैलेंडर बना के उनको एजुकेट करना होगा बच्चों को। बिल्कुल। तो हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी अपना सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ अब एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अचला बत्रा भी जुड़ी हुई हैं, जो कि सलाहकार हैं स्त्री रोग में माता गुजरी MCD अस्पताल। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अचला बत्रा। मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगी डॉक्टर अचला बत्रा, जब सिम्टम्स को लेकर हम बात करते हैं, अगर PCOD PCOS है, क्या ये आमतौर पर ये सुना जाता है कि ये दोनों ही समस्या बहुत बाद में पता चलता है कि ऐसी कोई समस्या है, तो क्या इसके सिम्टम्स बाद में हमें दिखाई देते हैं या शुरू से ही कोई ऐसे संकेत है जो मिलना शुरू हो जाते हैं जो इस समस्या की तरफ इशारा करते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि PCOD बहुत एक हाइप्ड बीमारी हो गई है। अच्छा। क्योंकि लोग अपने आप ही गूगल से पढ़ के और अपने आप को डायग्नोस कर लेते हैं कि उनको PCOD है। PCOD सबसे ज़्यादा हम देखते हैं एडोलेसेंट एज ग्रुप में, जब पीरियड शुरू होने के बाद 19 तक की उसमें, और उसमें ये प्रेजेंट करता है कि जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। पर एक बात है, पीरियड जब शुरू होते हैं जिसके भी, तो पहले साल में इरेगुलरिटी होती है, पर ये ध्यान होना होता है कि पहले साल में भी अगर 20 दिन से कम या 90 दिन के बाद
या जो रेगुलेटरी शुरू हुई है वो 2 साल में ख़त्म नहीं हो, तब हमें सोचना है कि क्या ये हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ ये अकेला रीज़न नहीं है इरेगुलर पीरियड्स का। डायग्नोसिस के लिए आपके पास एडोलेसेंट एज में 2 चीज़ें, जिसमें ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी और कोई भी मेल तरह के हार्मोन ज़्यादा होने का, जिसके क्लिनिकली बहुत ज़्यादा एक्ने या बाल होना, ये 2 चीज़ें होने पे हम डायग्नोस करते हैं। और आजकल क्या होता है कि एडोलेसेंट को पीरियड इरेगुलर होते हैं क्योंकि इतनी जानकारी है पीसीओडी के बारे में कि वो अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और उसके बाद वो अपने आप को पीसीओडी डायग्नोस करके उसके बारे में सब पढ़ते हैं, जैसा कि मैडम ने बताया कि उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है जो कि उनको नहीं होती। तो एक तो एडोलेसेंट एज में ये इरेगुलर पीरियड और एक्ने वैसे भी होता है, और बाद में जो पीसीओडी डायग्नोस होगा दैट वुड बी कि आपको पीरियड्स इरेगुलर हैं, आपके बच्चे नहीं हो रहे, फिर आप अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको पीसीओडी। तो उस समय इनफर्टिलिटी के इन्वेस्टिगेशन के टाइम में डायग्नोस होता है अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, या फिर एडोलेसेंट टाइम में डायग्नोस होता है। तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत नॉन स्पेसिफिक हैं। पीरियड्स इरेगुलर होने की बात कही आपने जो समय बताया है कि कितने समय से कितने समय तक अगर नहीं हो रहा है तब जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक बार आप उस बात को अगर दोहराएं। जब पीरियड शुरू होते हैं तो पहले 2 साल में थोड़े पीरियड इरेगुलर होते हैं, पर तब भी 20 दिन से पहले आए या 90 दिन के बाद आए। अच्छा। तो वो या फिर वो परसिस्ट करते हैं 2 साल, और उसके बाद जब 2 साल बीत गए तब आपके 21 से 35 दिन तक पीरियड आए तो वो नॉर्मल है। अगर उससे लेट आए या आपको कम पीरियड आते हैं, या किसी को पीरियड 15 साल तक शुरू ही नहीं हुए जबकि उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गई है, तब आप सोचते हो कि ये एक डिफरेंशियल पीसीओएस भी हो सकता है। और पीसीओएस को डायग्नोस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक बीमारी पीरियड्स की नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ भी स्त्री को ले जाता है, जिसमें आगे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, ये सब हो सकता है, वो भी टाइमली कंट्रोल ना हो तो। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपसे पता करूँगी। डॉक्टर अर्चना नारंग, जिस तरह से डॉक्टर ने अभी बताया कि कई सारी समस्याएं इससे पैदा हो सकती हैं, लेकिन सीधे तौर पर जो माना जाता है कि पीसीओडी और पीसीओएस से प्रेगनेंसी में काफ़ी दिक्कत आती है, तो ये कैसे इससे रिलेटेड है और कितनी समस्या हो सकती है इससे? देखिए, ये क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये तकलीफ़ जो है वो आपकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ही होती है। क्या होता है कि हर महीने जो है वो ओवरी के अंदर एक अंडा जो है वो बढ़ना शुरू होता है और 18 mm की जो है साइज़ तक वो पहुंचता है। पीसीओएस में क्या है कि वो बीच में किसी स्टेज पे आके रुक जाता है, और उसके रुकने की वजह से जो है वो क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से यहाँ पर एंड्रोजन ज़्यादा बनने की वजह से और LH लगातार जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो साइकिल्स होती हैं वो एनओव्यूलेटरी होती है, यानी कि ओव्यूलेशन नहीं होता। अगर अंडा जो है वो नहीं निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं पॉसिबल है और बच्चा भी नहीं हो सकता। तो जिन लोगों को पीसीओएस की समस्या होती है, जहाँ पर कि अंडकोश में से अंडा जो है वो पूरा बन ही नहीं पाता, इसी वजह से जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होना शुरू होते हैं। और इरेगुलर मेंसेस के साथ साथ जब एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं, यानी कि अंडा बन ही नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से जो है वो इनफर्टिलिटी की समस्या इन महिलाओं को हो सकती है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। अंजू ने हमें कॉल किया है, उत्तराखंड से इन्होंने हमें कॉल किया है। अंजू, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए आपका प्रश्न क्या है? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, बताइए। अंजू, टीवी की आवाज कम कर दीजिए और एक बार में अपना सवाल पूछिए आप। मेरा सवाल है जी, मेरी उम्र 37 साल है जी, और जी मेरे पीरियड्स बहुत कम होते हैं, तो मैं क्या करूं? ठीक है अंजू, डॉक्टर आपको सलाह देंगी और कुछ आपसे और भी प्रश्न पूछेंगी वो, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अर्चना, आप अंजू से और कुछ पूछना चाहते हैं? अंजू जी, आपको पीरियड कब से कम होते हैं? ये 1 साल होने वाला है जी। होते टाइम पे है क्या रेगुलर? हाँ जी, टाइम पे होते हैं, हर महीने जिस डेट को आते हैं उससे 2-4 दिन बढ़ जाते हैं। और आपको कोई और बीमारी, डायबिटीज, थायराइड की बीमारी तो नहीं है? नहीं, ये और कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको 1 साल से महीना कम आ रहा है और आपको कोई और दिक्कत नहीं है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके अपने
हार्मोनल टेस्ट कराने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि आपकी ओवरी जल्दी तो काम करना बंद नहीं करने वाली। तो इसलिए आपको ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और अपने टेस्ट कराइए, जिससे पता चले कि ओवरी काम करना बंद तो नहीं करने वाली। जी मैडम जी। ठीक है डॉक्टर अर्चला, जैसे इन्होंने 1 साल का समय बताया और इन्होंने कहा कि पीरियड्स कम हो रहे हैं, तो इसके बारे में भी अगर आप कोई सामान्य जानकारी देना चाहें कि क्या ये सामान्य है, क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर 1 साल से लगातार ये समस्या है? 1 साल ही नहीं, अगर 6 महीने तक आपको कम पीरियड्स आ रहे हैं या 4 महीने पीरियड नहीं आते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अनलेस आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं या आपको कोई और बीमारी है। जैसे मैंने इनसे पूछा कि थायराइड की बीमारी तो नहीं है या डायबिटीज़ तो नहीं है। कभी कभी छाती से अपने आप ही दूध आने लगता है, वो भी एक बीमारी होती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन वो बढ़ जाता है जो कि एक ब्रेन के ट्यूमर की वजह से होता है। तो ये सब के लिए 4 महीने तक बिल्कुल ना आए या 6 महीने तक कम आए तो ज़रूर चेकअप के लिए जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर दोनोला, आपने बातें बताई थी कि आहार को ठीक रखना है और आपने कहा था कि जब जिस समय पे पीरियड्स हो रहे हों उस समय भी आयुर्वेद कुछ नियम बताता है। आपने बताया था आराम करना है, ज़्यादा काम नहीं करता, तो आयुर्वेद के हिसाब से वो नियम क्या है, मैं चाहूँगी एक बार आप बताएं, ताकि जो महिलाओं की समस्याएं, खासकर पीसीओडी पीसीओएस तो है ही, और भी तमाम जो महिलाओं की समस्याएं हैं वो उनसे दूर रहें। जी, तो मैंने आपको कहा है कि हर एक फेज़ में एक परिचर्या यानी कि चर्या करने के लिए कहा है। ऐसा ही एक रजस्वला के टाइम में रजस्वला चर्या आचार्यों ने कहा है। उसमें क्या करना है, हमें जो रूटीन की हमारी जो काम होती है उससे हट के थोड़ा रेस्ट लेना होगा। हमें एक कन्फाइंड होके बहुत ही कम शारीरिक क्रियाएं करना होगा। एंड वैसे इजीली मैंने कहा है कि इजी डाइजेस्टेबल फूड्स करना है। उसमें जैसे बार्ली है, बार्ली को डबल टोन्ड मिल्क में उसको पका के उसमें थोड़ी चीनी डाल के उसकी खीर बना के खा सकते हैं, या तो ये चावल होती है, चावल का खीर भी बना के खा सकते हैं। एंड डीप फ्राइड आइटम्स नहीं खाना है और जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि उस समय में खासकर टीनेज गर्ल्स को ना क्रेविंग ज़्यादा होते हैं, फूड क्रेविंग्स होते हैं, उसका मूड स्विंग्स हो जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं, तो वो उनको नहीं पता चलता, तो वो एक चिप्स पैकेट ओपन करके वो खाए जाते रहते हैं। तो ऐसे चीज़ ना खाएं जिससे वात दोष का प्रकोप होके उसमें और आगे जाके पीसीओडी हो जाए। और दूसरा, दिन में बिल्कुल नहीं सोना है और लेट नाइट्स नहीं सोना है और 9 बजे के अंदर अंदर सोना है। और ख़ास करके जब एक्टिव ब्लीडिंग की फेज़ होती है उस समय में ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ ना करें। और दूसरी, टाइट फिटिंग वाले जैसे टाइट जीन्स होते हैं वो सारे चीज़ें ना रखें। और दूसरी बात, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे करते हैं, खासकर जैसे कॉलेज वाले बच्चे मेंस्ट्रुअल फ्लो को रोक लेते हैं, ताकि उनको अच्छा नहीं लगता बार बार बाथरूम जाने का, तो वो रोक लेते हैं। तो वो चीज़ भी नहीं करना चाहिए। रेगुलर वे में वो अपना वॉशरूम जाए और हाइजीन मेंटेन करे और यूरिन और स्टूल्स को भी नहीं रोकना चाहिए। ये वेग जो नेचुरल अर्जेस होते हैं उनको कभी भी हमें रोकना नहीं चाहिए। ये सारे चीज़ें हमें करने से, खासकर बहुत सारे ऐसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ना कि पीसीओडी या पीसीओएस से आगे की बहुत सारे, जैसे डिस्मेनोरिया है या एमेनोरिया होगा या ड्यू भी है, जैसे डिस्टर्ब यूट्राइन ब्लीडिंग, इन सारे चीज़ों का हम ये रजस्वला चर्या, इसी को हम ऋतु धर्म कहते हैं, इस धर्म को अगर हम पालन करते हैं तो काफ़ी हद तक हम गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अर्चला, आप कुछ कह रहे हैं? मैं इनसे एग्री करती हूँ जो इन्होंने कहा, पर एक चीज़ में मैं डिसएग्री करूँगी कि रूटीन एक्टिविटी नहीं बंद करनी चाहिए। अच्छा। ये ज़रूर है कि आप स्ट्रेनुअस एक्टिविटी मत करो, दौड़ भाग मत करो, पर रूटीन एक्टिविटी जो आपकी दिनचर्या है, जो स्कूल जाना, कॉलेज जाना, काम पे जाना, वो सब नहीं करना। कन्फाइन नहीं होना है कि आपको पीरियड्स आ रहे हैं, ये स्ट्रेनुअस एक्टिविटी बंद करो, पर ऐसे कन्फाइन नहीं होना कि पीरियड आना है। तो ये एक मैसेज नहीं जाना चाहिए कि पीरियड के टाइम में कन्फाइन होना है। कन्फाइन नहीं होना, बट स्ट्रेनुअस एक्टिविटी नहीं, मतलब ज़्यादा एक्सर्शन ना हो फिजिकली और मेंटली, जो आप अपनी रूटीन एक्टिविटी रोज करते हैं वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी मैडम से एग्री करती हूँ कि जो रूटीन वाला हमारा जो होता है कि मतलब ब्रश करना, वॉकिंग करना, अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो होते हैं वो ड्यूटीज़ करना, ये सब हमें करना चाहिए। लेकिन जो रनिंग, जो अभी एड्स में दिखाते हैं कि एक्सेसिव, या जो है जॉगिंग करते हैं, या योगासन जो रेगुलर करते हैं, वो आसन कुछ होते हैं जो लिमिट करना होगा, वो सारे चीज़ें हमें बंद करना होगा। ठीक है, एक कॉलर है, अनु गुप्ता ने हमें कॉल किया है। अनु, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, स्वागत है आपका भी। बताइए क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी अनु, प्रश्न पूछ सकते हाँ, हैं। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताइए।
मैम मैं मेरी पीरियड आना जब स्टार्ट हुआ 13 साल की उम्र से, तो उसके बाद मैम सडनली मेरी पीरियड जब मैं 19-20 साल की हुई, सडनली मेरे पीरियड आना बंद हो गई मैम। ठीक है, तो अभी अनु आपकी उसके बाद मैंने मैम इलाज कराया, तो डॉक्टर ने दवा देते थे, तो दवा खाने से तो पीरियड आ जाते थे, तो साल भर दवा चलाकर उसको छोड़ देती थी, तो फिर दवा खाने से आती थी, उसके बाद नहीं आती थी मैम पीरियड। ठीक है, अभी क्या उम्र है आपकी अनु? अभी मैम मेरी उम्र 26 की हो गई है। 26 साल की उम्र है आपकी। ठीक है अनु, जी मैम। आप मुझे बताइए, आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी किस डॉक्टर से सलाह लेना चाहेंगे, बताइए। मैम मैं तो आयुर्वेदिक ही पूछना चाहूंगी और ठीक है। एलियोपैथिक, दोनों से ही पूछना चाहती हूँ। ठीक है डॉक्टर दोनों, ये क्या समस्या है कि दवा लेने पे ही पीरियड्स हो रहे हैं और अब 26 साल उम्र है इनकी, 19 साल से ये दिक्कत है। जी, तो आपका एक बार डिटेल केस हिस्ट्री लेना पड़ेगा कि आपका क्या कारण ढूंढना पड़ेगा हमें कि किस लिए इस तरह से हो रहा है। कि एक तो हम आपका पूरा जांच करना होगा, तो नियर बाई कोई भी आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर, किसी के पास भी आप जाइए। कारण जब तक नहीं ढूंढेंगे तब तक हम नहीं कह सकते। दूसरा, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बना के रखिए आप। एंड आपका वेट कितना है, वजन बढ़ रहा है क्या? जी मैम, मेरा वजन बढ़ रहा है। अच्छा, वजन बढ़ रहा है और शरीर भारीपन लगता है? जी मैम, अभी मैम साल भर से मैंने योगा स्टार्ट कर दिया है घर में, उससे मेरा वजन में गिरावट भी हो रही है मैम। अच्छा, आपको थायराइड या और भी कोई बीमारी तो नहीं नो है? मैम, थायराइड, डायबिटीज, सारी चीजों की जांच हो गई, कुछ नहीं है मैडम। आप कुछ दिन ऐसे करिए कि 3-4 महीने तक आप ऐसे करिए कि 2 टाइम खाना खा लीजिए। आप 10 बजे और शाम को 6 बजे खाइए। जी मैम, मैंने मैम शुगर, चावल, ये सारी चीजें कम कर दी है। अच्छा, और कुछ ऐसे योगासन होते हैं जैसे पवन मैडम जब मेरी मुक्तासन। ये पीरियड आना बंद हुआ मैम, तो उस टाइम मुझे एक बीमारी हो गई थी मैम। स्टडी के दौरान मुझे थोड़े टीबी के लक्षण आ गए थे मेरे शरीर में। अच्छा, हाँ, तो जांच कराया गया, तो जैसे शरीर में कंपन होती थी, घबराहट सी होती थी, बेचैनी सी होती थी मैम, रात में नींद नहीं आती थी। जी मैम। ठीक है, मैं समझ गई। आपको रसायन चिकित्सा नाम से कुछ होता है, वो आप नियर बाई कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप संपर्क करिए और वहाँ से आपका इलाज स्टार्ट होगा। ठीक है, आप क्या बताएंगे डॉक्टर? देखिए, अगर आपको टीबी हुई थी, वो एक कारण होता है जो आपकी अंडेदानी को भी अफेक्ट कर सकता है, आपकी बच्चेदानी को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए आपको पहले टेस्ट करा के देखना पड़ेगा कि क्या आपके अंडेदानी या बच्चेदानी में टीबी तो नहीं हुई। अंडेदानी की टीबी इतना पता नहीं चल पाती है, पर बच्चेदानी की टीबी को अल्ट्रासाउंड से और उसके अंदर टेस्ट करके, आपके मेंस्ट्रुअल ब्लड का टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं। और अगर आपका टीबी का इलाज पूरा हो गया है, तो उसके बाद भी कभी कभी बच्चेदानी के अंदर बच्चेदानी थोड़ी चिपक जाती है, सिकुड़ सी जाती है, तो उसका भी इलाज आपको जाके डॉक्टर के पास कराना पड़ेगा। तो आप पहले अपनी टीबी का इवैल्यूएशन कराइए, तो हो सकता है कि आपकी और पर आप जो कह रहे हैं कि आपका क्या कभी अल्ट्रासाउंड हुआ है? जी मैम, अल्ट्रासाउंड हर महीने डॉक्टर करके देख रहे थे कि क्या मतलब क्या प्रोसेसिंग हो रही है, कोई डेवलपमेंट है कि नहीं है, इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। तो अभी आपको अपना टीबी का इवैल्यूएशन, और अगर आपको जी पीसीओएस मैम, है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है, अब वो सारी चीजें खत्म हो गई है मैम, 2 साल पहले पर ही। बेटे, आपके जो टीबी हुई उसकी वजह से क्या आपकी बच्चेदानी सिकुड़ गई, ये देखना पड़ेगा। उसकी लाइनिंग ठीक से बनती है कि नहीं बनती, या आपकी अंडेदानी का जो रिजर्व है वो तो टीबी की वजह से कम नहीं हो गया। तो ये हार्मोन टेस्ट से और पता चल जाएगा, तो उसके बाद आपका इलाज हो पाएगा। बिल्कुल। अब हम अगले कॉलर को शामिल करेंगे। ज्ञानेंद्र जी ने हमें कॉल किया है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। बताइए क्या प्रश्न है, किसके लिए? नमस्ते जी मैम, मेरा एक सवाल है मैम। जो मेरी श्रीमती है, 35 ईयर्स है उनकी, और 2 बच्चे हैं। जी हेलो जी 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 बताइए। और फैमिली प्लानिंग भी हो चुका है। बशर्ते क्या है मैम, उनको ना जैसे पीरियड आता है ना, तो वो कुछ 8-10 दिन के पहले आता, क्लॉटिंग आती है थोड़ी थोड़ी। और सोनोग्राफी भी करवाए थे, तो सोनोग्राफी में मल्टीपल वो पॉलिप बताया था, और थिकनेस जो अपना सर्विक्स थोड़ा भारी टाइप की है। ठीक है ज्ञानेश्वर जी, आपने डॉक्टर से सलाह ली है?
मैम उनसे सलाह तो लिया था, तो मैं 4 गायनिक से सलाह लिया था। तो 4 ने तो बोला था कि वो पॉलिप रिमूव करने की जरूरत नहीं है, एक ने जरूर बोला था। उनका साइज भी छोटा है मैम, मतलब 1 mm से भी छोटा ही है, एक जगह है। ठीक है ज्ञानेश्वर जी, डॉक्टर आप क्या? देखिए, अगर मल्टीपल पॉलिप आपके अल्ट्रासाउंड में आए हैं तो नेचुरली जब तक वो साफ़ नहीं होंगे तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहेगी। ऑफ कोर्स बहुत छोटे पॉलिप हों तो कभी कभी सिर्फ वो लाइनिंग की थिकनेस होती है जो कि एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, वो देने से कम हो जाती है, या एक तरह की डिवाइस होती है जिसको बच्चेदानी में डाल देते हैं। पर आपकी ये एग्जैक्ट रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि वो पॉलिप कितने हैं, कितने बड़े हैं, और उनको निकालने में कोई हार्म नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं होता है, वो बहुत छोटा प्रोसीजर होता है। अगर निकाल के उनका टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा किस तरह के पॉलिप हैं, तो अच्छा ही होगा। ठीक है। डॉक्टर अर्चना नारंग, जब हम इसके साथ और समस्याओं की बात करते हैं जो कि पीसीओडी पीसीओएस से जुड़ी हैं, तो 20 से 25% महिलाएं पीसीओएस से पीड़ित हैं भारत में, और 60% महिलाएं उसमें से मोटापे से ग्रस्त हैं, 35 से 50% में फैटी लिवर है, 70% में इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, 60 से 70% में एंड्रोजन का लेवल हाई होता है, और 40 से 60% में ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है। तो ये तमाम समस्याएं, मैं ये समझना चाहूँगी कि क्या अगर हम पीसीओडी और पीसीओएस को कंट्रोल रखें तो ये इन तमाम समस्याओं से भी बचा जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि आपने भी ये बताया है कि 70% महिलाएं जो हैं उनमें ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी की हम बात करते हैं, तो सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से ही जो है वो फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर जो है वो तभी होता है जब लिवर के चारों तरफ फैट इकट्ठा हो जाता है। तो ये सेंट्रल ओबेसिटी से बचने के लिए तो हमारे को जो है वो 2 ही चीज़ें हैं, एक तो हमारा डाइट और दूसरा है हमारा लाइफस्टाइल। क्योंकि ये जो ओबेसिटी है ये सिर्फ ओबेसिटी नहीं है, सिर्फ मोटापा नहीं है, इसकी वजह से भी हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं। क्योंकि इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है जो कि हाइपर इंसुलिनीमिया में की वजह बनती है, यानी कि इंसुलिन लेवल्स बॉडी में जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम एक मोटे इंसान के अंदर जो है वो जो शरीर है वो इंसुलिन से जो है वो रेजिस्टेंट होने लगता है। तो जब इंसुलिन के लेवल्स बढ़ते हैं तो बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आके बताते हैं कि हमारी गर्दन काली रहती है, हमारी बगल काली रहती है, हमारी थाइस काली हो गई हैं, जिसको हम एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं, वो समस्या होती है। जो आपने बोला कि ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो हम बात कर रहे हैं, तो ये जो महिलाएं हैं इनको आगे चल के डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस भी रहते हैं। और इन महिलाओं के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर की समस्या के बाद जो है, और अगर ये डायबिटिक भी हैं, इनमें जो है वो जो लिपिड प्रोफाइल है यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो भी बिगड़ सकते हैं, जिसको हम डिसलिपिडीमिया या हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। और इन सबको मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम से आगे जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक विशियस चेन है, एक विशियस साइकिल है जो एक चीज़ दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमें अपने दिनचर्या को बहुत ही अच्छा रखना है। जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब ने भी बताया, अपने रूटीन को अच्छा रखना है। आजकल के टाइम पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हम वर्किंग है तो हम पीरियड्स के 5 दिनों में घर पे नहीं बैठ सकते, लेकिन आप अपने रूटीन को जो है वो बहुत हैवी रूटीन मत रखिए। लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग है उसको आप कंटिन्यू रखिए, तो ताकि जो ये जो जुड़ी हुई और समस्याएं हैं, क्योंकि पीसीओएस में एक समस्या जो बहुत ही रेयर है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी आगे चल के जो है हो सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयर है वैसे। लेकिन उसमें क्या है कि अगर किसी महिला के 4 महीने या उससे ज़्यादा जो है वो पीरियड्स नहीं होते, तो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो काफ़ी थिक रहने लगती है, और उसकी वजह से आगे चल के जो है ये समस्या भी आ सकती है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा क्या है कि एक जो मैं बहुत अपनी ओपीडीज में देखती हूँ, इन महिलाओं के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन भी एक समस्या आ जाती है। क्योंकि महिलाओं में जब चेहरे पे बाल आने लगते हैं और आपके मुंह पे बहुत ज़्यादा एक्ने होने लगते हैं, एक्ने एक नॉर्मल एक्ने नहीं, ये मॉडरेट टू सीवियर काइंड ऑफ एक्ने होते हैं जो पीठ पे भी हो जाते हैं, आगे छाती पे होने लगते हैं, फेस पे होने लगते हैं। तो आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस या फिज़िकल लुक्स जो है जब आपकी अच्छी नहीं रहती हैं, तो आजकल जो है वो बच्चे जो हैं और महिलाएं जो हैं वो बहुत ही एंजाइटी में चली जाती हैं और फिर उनको डिप्रेशन भी होने लगता है।
और बाद में एक जो है इनफर्टिलिटी, जैसे आपने पहले भी पूछा था, इनफर्टिलिटी भी एक इशू जो है इन महिलाओं में हो सकता है। तो इसकी प्राइमरीली जो है वो जड़ जो है वो 70% महिलाओं में मोटापे से है। इसके लिए हमें अपना डाइट और लाइफस्टाइल दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। जहाँ तक हो सके वहाँ पर हमारे को जो है वो लो कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट्स लेनी पड़ेंगी। अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करिए। एक अपना रूटीन बनाइए कि रोज़ मुझे जो है वो आधा घंटा वॉक ज़रूर करना है। मैं बहुत रनिंग या जॉगिंग की बात नहीं करी, लेकिन एक नॉर्मल वॉक आप सब कर सकते हैं। आधा घंटा निकाल के फ़ोन पे बात करते करते भी एक वॉक की जा सकती है, कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है वो। तो इन सब चीज़ों से जो है वो हम PCOS से और उसकी आगे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। बिल्कुल। सरोज ने हमें कॉल किया है और महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सरोज जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मैं पीरियड्स का भी प्रॉब्लम है मुझे, और थोड़ा सा मेरा बल्गी यूट्रस और चेंज ऑफ एडनोमाइसिस करके आया है, ग्रेड 1 फैटी लीवर। ठीक है सरोज जी, क्या उम्र है आपकी? 42। ठीक है। ये समस्या कब से है? ये मुझे 4-5 महीने से ऊपर हो गया है। ठीक है सरोज जी, ठीक है। डॉक्टर अंशुला? एक्चुअली अगर आपको एडिनोमाइसिस के साथ पीरियड की प्रॉब्लम है या आपको दर्द रहता है तो इसका इलाज है कि जैसे मैंने बताया, प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जिसकी एक डिवाइस है जो आपकी बच्चेदानी में डाली जा सकती है, जिससे स्लोली वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होगा। एडिनोमाइसिस तो ठीक नहीं होगा पर आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। आपको पेन या ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी, और आप नहीं डलवाना चाहते तो आपको फिर रोज़ गोली खानी पड़ेगी। तो इससे बेटर रहता है कि अगर डल सकती है तो आप वो डिवाइस जिसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन होता है बच्चेदानी में डलवा लें। बिल्कुल, ये डॉक्टर की तरफ से सलाह दी गई है जिसे आप अपना सकती हैं। मैं डॉक्टर ये समझना चाहूँगी, वात पित्त कफ के दोष के तौर पर ही तमाम जो बीमारियां हैं, समस्याएं शरीर में उत्पन्न होती हैं, ये आयुर्वेद मानता है। तो ये कौन सा दोष है? और जब आयुर्वेद में हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कुछ है जो किया जा सकता है आयुर्वेद में? जी, जैसे आपने सही बताया कि वात पित्त कफ पे ही ये सब कुछ निर्भर होता है। तो शरीर में किसी किसी का वात प्रकृति डोमिनेंट होता है, किसी का पित्त और किसी का कफ होता है, वो तो शरीर की हो गई। लेकिन जब डिसीज़ कोई भी रोग होती है तो रोग का भी एक अपना दोष होता है, चाहे वो वात हो, पित्त हो, कफ हो। तो यहाँ पे जब PCOD या PCOS की बात कहते हैं, यहाँ पे वात और कफ की दोष बढ़ने के कारण होता है ये खासकर। और आयुर्वेद स्ट्रांगली ये कहता है कि जितने भी बीमारियाँ, ये जो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो सारे जो है अपान वायु की डिस्टर्बेंस से, अपान वायु होती है नाभि के नीचे की पोर्शन में, उसको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कब्ज ना हो इस तरह से दे के ऐसे आहार खाए जो बिल्कुल कब्ज ना हो, तो उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, स्टूल पास होती रहेगी और यूरिन भी प्रॉपर होती रहेगी, साथ साथ में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो वो भी ठीक होता रहेगा। एंड इसमें अगर PCOD में ही अगर हम देखते हैं, अगर वात से ज़्यादा अगर पीड़ित होता है, यानी कि ज़्यादा ड्राइड फूड्स लेते हैं या स्पाइसी फूड्स लेते हैं, सपोज़ फॉर एग्जांपल जैसे चिप्सी हैं, आलू के चिप्स हैं, वो ड्राई भी हैं और साथ में वो स्पाइसी भी है। इसको अगर 1-2 पैकेट रेगुलर लेते रहेंगे तो शरीर में जो है वात की दोष बढ़ जाती है। वो बढ़ने के कारण जो है जो फ्लो नीचे की ओर होनी चाहिए वो ऐसा ना हो के वो कहीं ना कहीं वो नीचे ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं एंड उसकी फ्लो जो है अपोजिट वे में हो जाती है। तो ऐसा कुछ कंडीशन में पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं कि इरेगुलर मेंसेस और पेनफुल मेंसेस के टाइम में पेन होना और साथ साथ में बहुत ही स्कैंटी, मतलब कम से कम फ्लो आना, ये सब वात के दोष से होता है। उसमें वात हर वाली औषधियाँ जैसे हमें लेना होगा, जैसे घी है, घी अपने उसको, क्योंकि ड्राई है तो ड्राई के अपोजिटनेस जो है होता है वो अंक्शियसनेस, तो उसमें हमें शरीर में कोई भी खाना हम खाते हैं तो उसमें थोड़ी सी घी हो या थोड़ी सी हेल्दी ऑयल्स होते हैं जो वैसे वाले हम ऐड कर सकते हैं। एंड चिकनाई वाले थोड़ी सी फूड्स हमें लेना है, बिल्कुल ड्राई वाले ना लेके। और जहाँ पित्त की जहाँ बात आती है, पित्त वाले फूड्स हम अगर लेते हैं, जैसे अचार वगैरह ज़्यादा हम लेते हैं या स्पाइसी फूड्स ज़्यादा लेते हैं या सोर फूड्स जैसे ज़्यादा लेते हैं, जैसे सिट्रस वाले फूड्स अगर ज़्यादा लेते हैं, उसमें पित्त बढ़ जाती है। पित्त जहाँ बढ़ जाती है तो वहाँ पे फ्लो में ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगी और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रहेगी। तो वहाँ पे हमें
ठंड वाले चीज़ों को हमें ज़्यादा खाना होगा, जैसे कि शुगर केन जूस हम ले सकते हैं, या खांड हम ले सकते हैं साथ में एक आहार में, या खीर हम ले सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम मतलब पूरी दिन भर यही नहीं लेना है, लेकिन हाँ 1-2 मील्स में हम इसको ऐड कर सकते हैं। ऐसा ही कफ का अगर आहार हम जैसे लेते हैं, जैसे हेवी फूड्स हैं, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले फूड्स हम लेते हैं, या खाना पिछले वाला खाना हजम नहीं हुआ उससे ऊपर ही हम दोबारा अगर खाना लेते हैं, या कुछ रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड्स हम लेते हैं, जैसे दूध के साथ हम कुछ फ्रूट्स साथ में ले लिया, इस तरह से अगर हम लेते खट्टे फूड्स अगर हम इस तरह से लेंगे तो इनकम्पैटिबल बन जाती है। ऐसे अगर हेवी फूड्स हम लेते हैं तो मेंस्ट्रुअल की फ्लो भी हेवी हो जाती है और उसमें कोई फाइब्रॉइड्स या ऐसा कोई सिस्ट बनने के चांसेस होते हैं। तो हमें फूड बैलेंसर लेना चाहिए, अपनी प्रकृति को जानकर कौन सा फूड हमें सूट होता है वही हमें देखना होगा। वी शुड नॉट रन बिहाइंड द टेस्ट। ऐसा अगर हम टेस्ट के बिहाइंड रन करेंगे तो डिसीजेस हमारे पीछे आते रहेंगे। तो हम अपने पेट को जानना ज़रूरी है, ना कि जीभ को। बिल्कुल। एक कॉलर कश्मीर से हमारे साथ जुड़ी हैं, रुकैया ने हमें कॉल किया है। रुकैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी नमस्कार जी मैडम। नमस्कार, बताइए। मुझे ना डॉक्टर साहब थायराइड प्रॉब्लम है। मैंने यूएसजी भी करवाया, एमआरआई करवाया, तो मल्टीपल थायराइड आते हैं। मुझे अब एक सिस्ट वो तो यूट्यूब से ऊपर आते हैं, तो मुझे ना उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मुझे यूरिन में इन्फेक्शन होता है, यूरिन में जलन होती है, बार बार पेशाब आते हैं, कतरे कतरे निकलते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे ये जानना चाहिए यूरिन इन्फेक्शन मुझे इसी सिस्ट की वजह से हो रहा है। ठीक है, रुकिए, आप रुकिए, क्योंकि आपकी आवाज़ ना बहुत सही तरह से हम तक आ नहीं पा रही है। जो हम समझ पाए आपको पीसीओडी की समस्या है और इस वजह से आपको जो आपने बताया तमाम और समस्याएं भी साथ में हो रही हैं। एक बार उम्र बताइए रुकैया, आपकी उम्र क्या है? 22 साल की इनकी उम्र है। मेरी उम्र है 32-33 साल की उम्र है आपकी। ठीक है रुकैया, आप कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर, आप कुछ पूछना चाहेंगे और इनसे? सबसे पहले इनका वजन कितना है? हाँ ठीक है, आपका वजन कितना है रुकैया? वेट कितना है आपका? मेरा 40 केजी। 40 किलो? जी 40 किलो वजन है। इनका कहना है कि इनको अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस की बीमारी आई है और इसकी वजह से इनको पीरियड में प्रॉब्लम है। हाँ, और इन्होंने यूरिन के बारे में भी बताया। यूरिन का पीसीओएस से रिलेशन नहीं है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट पीसीओएस को डायग्नोज करने के लिए सिर्फ अल्ट्रासाउंड काफ़ी नहीं है, उसके साथ में इनको पीरियड में प्रॉब्लम क्या है, कम आते हैं, 2 दिन में आते हैं, ये 2 प्रॉब्लम है। तो हम कह सकते हैं कि और 2 तरह के पीसीओएस होते हैं। एक तो जिनमें वज़न बढ़ता है, एक होते हैं जिनमें वज़न नहीं बढ़ता फिर भी उनको पीसीओएस होता है, जिसकी वजह से उनके पीरियड में इरेगुलरिटी आती है। हर एक तरह का पीसीओएस का पहला इलाज यही है कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए। और हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं खाने के लिए भी और एक्सरसाइज के लिए भी। खाने में उनको एक थाली दिखा के, अगर वो पतली हैं तो भी उनको ये ध्यान रखना है कि वेट उनका कभी भी बढ़े नहीं। 40 तो कम है, उनको थोड़ा सा वज़न और होना चाहिए। दूसरा है कि एक्सरसाइज इनको भी करनी पड़ेगी। और अगर इस सब से इनका नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर हम हार्मोनल टैबलेट्स देते हैं जिससे इनके पीरियड्स रेगुलर आएँ। और हर महीने पीरियड आने से हम पीसीओएस की साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने हैं उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। कम वजन वालों का तो बेसिक हमें मैनेजमेंट साइकिल रेगुलेशन बाय हार्मोन्स करना पड़ेगा। ठीक है। एक कॉलर हैं अनीशा पटेल ने बिहार से हमें कॉल किया है। अनीशा, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। आप प्रश्न पूछ सकती हैं अपना, बताइए क्या सवाल है। अनीशा, आप सवाल पूछिए। अनीशा, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, मेरा पीरियड्स में इरेगुलरिटी है। पहले जब पीरियड्स आते थे ना तब इरेगुलर थे, लेकिन मेरी आवाज जा रही है मैम? आपकी आवाज साफ आ रही है। एक बार में प्रश्न पूछिए, एक बार में पूछिए जो भी समस्या है। हेलो अनीशा, आपकी आवाज आ रही है। टीवी पर जो आवाज है उसको कम कर दीजिए और एक बार में अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा पहले जब पीरियड्स आते थे ना, जब स्टार्टिंग थी,
तब अनिशा, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है, आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं और एक बार में अपना सवाल जो है वो पूछ सकती हैं। डॉक्टर अर्चना नारंग, जब होम्योपैथी में हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं पीसीओडी और पीसीओएस की, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है और कैसे कैसे दिया जाता है? देखिए, होम्योपैथी जो है हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे चलते हैं। एक बार जब हमारे पास मरीज़ आते हैं तो हम उनके पहले सिम्टम्स पूछते हैं। ज़्यादातर प्रेजेंटेशन जो टीनेजर गर्ल्स की होती हैं वो हमारे पास आती हैं इर्रेगुलर पीरियड्स के साथ। इर्रेगुलर पीरियड्स में यानी कि ज़्यादातर वो कंप्लेंट करती हैं कि हमारे पीरियड्स जो हैं वो हर महीने ना आकर डिलेड आते हैं, यानी कि लेट आते हैं। तो ज़्यादातर जो महिलाएं हैं अगर उनमें 35 दिन तक भी पीरियड्स आते हैं तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं, लेकिन अगर उससे ऊपर होके आते हैं तो हम उसको जो है वो नॉर्मल नहीं मानते। ऐसे केसेस को हम ट्रीट करते हैं। कुछ महिलाएं हमें आके बताती हैं कि उनको पीरियड्स हो ही नहीं रहे, कई सालों तक ठीक से हो रहे थे लेकिन अब नहीं हो रहे हैं। तो इन इर्रेगुलर मेंसेस के साथ जो है वो मेन प्रेजेंटेशन होती है। कुछ जो महिलाएं हैं वो हमारे पास आती हैं वही हाइपर एंड्रोजनिज्म के सिम्टम्स लेके, यानी कि चेहरे पे अधिक बाल आ रहे हैं, चिन पे हैं, साइड बन्स पे हैं, निपल्स के चारों तरफ ज़्यादा बाल आने लग गए हैं, बाजुओं पे हैं, पेट पे, थाइस पे हैं, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं करते। और ये बाल काफ़ी थिक और ब्लैक होते हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती है। इसके अलावा अधिक एक्ने के साथ भी पेशेंट्स हमारे पास आती हैं। जब हमारे पास इन समस्याओं के साथ पेशेंट बॉल्डनेस, एलोपेशिया यानी कि बालों का ज़्यादा गिरना और मेल टाइप ऑफ बॉल्डनेस का होना, गंजापन होने लगा है, उसके साथ भी बहुत सारे बच्चे और महिलाएं हमारे पास आती हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है वो हमारा सबसे पहला ध्यान यही होता है, अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं। उससे पहले अगर जो है वो हम एक यूपीटी ज़रूर करा लेते हैं देखने के लिए कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। उसको रूल आउट करने के बाद हम पेशेंट का थायराइड प्रोफाइल भी कराते हैं। और अगर ये क्लियर कट सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं तो अगर एक हम क्राइटेरिया होता है रॉटरडम क्राइटेरिया, जिसमें 3 चीज़ें हम देखते हैं और उसमें से अगर 2 भी प्रेजेंट हैं तो हम उसको पीसीओएस मान सकते हैं। जिसमें पहले मैंने बताया मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, दूसरा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो होता है वो हाइपर एंड्रोजनिज्म, जैसे मैंने बताया एक्नी, बॉल्डनेस या फिर जो है वो बालों का ज़्यादा होना जिसको हम हर्सिटिज्म कहते हैं। और तीसरा, अगर पेशेंट हमारे पास आता ही रिपोर्ट लेकर ही आती है महिला अगर, और उसमें जो है वो मल्टीपल सिस्ट नज़र आ रहे हैं और ओवरी की वॉल्यूम ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि ठीक है अब इनको पीसीओएस है और अब हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट का बेसिस जो है वो अगेन डिपेंड करेगा कि पेशेंट की मेन कंप्लेंट क्या है। अगर पेशेंट इरेगुलर मेंसेस के साथ आए तो होम्योपैथी में जो है वो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और हमारा होम्योपैथी में हम माइंड, बॉडी और सोल इसको हम एक मानते हैं। हम ये कहते हैं ट्रिनिटी ऑफ लाइफ है, हम इनको अलग अलग मान के नहीं चलते हैं। तो हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ मेंसेस को रेगुलर करना ही नहीं होता बल्कि उससे होने वाली और समस्याओं को भी हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पेशेंट एंजाइटी में रहती है या डिप्रेशन है या और किसी तरह की उसको स्ट्रेस या समस्याएं हैं, तो हम उनको भी सुनते हैं और उसके बेसिस पे हम दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर पेशेंट हमारे पास एक्ने या हिर्सिटिज्म के लिए आई है तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस तरह से होलिस्टिक अप्रोच रखते हुए हम होम्योपैथी में जो है वो इलाज करते हैं। अगर पेशेंट इनफर्टिलिटी के साथ आई है तो फिर हमारा ध्यान यही होता है कि इनफर्टिलिटी के क्या रीजंस हैं। और कई बार ये होता है कि हम पेशेंट को हार्मोनल एसेज के लिए भी बोलते हैं, जैसे हम थायराइड प्रोफाइल कराने के लिए बोलते हैं। पेशेंट को LH, FSH, प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स और ईस्ट्रोजन लेवल्स DHEAS कराने के लिए भी पेशेंट को बोलते हैं। और उसके बाद ये सब देखते हुए जो है वो हम पेशेंट का ट्रीटमेंट उसी के बेसिस पे करते हैं। ठीक है डॉक्टर अर्चना, मैं आपके पास आऊँगी। 2 कॉलर्स हैं जो वेट कर रहे हैं हमारा। एक कॉलर है मीना कुमारी और इसके अलावा एक और कॉलर हमारे साथ हैं। पहले मीना, हम आपका प्रश्न ले लेते हैं। शुक्रिया कॉल के लिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका। जी मीना, सवाल पूछिए अपना। मैम मुझे पीसीओडी है। जी मैम मुझे पीसीओडी है, मेरा उम्र है 23, मुझे कभी पीरियड ही नहीं होती, पूरा पीरियड बंद हो चुकी है और पेन होता है बट पीरियड नहीं होता है। ठीक है मीना, आपने डॉक्टर को दिखाया, कोई इलाज चल रहा है आपका? हाँ, मैंने होम्योपैथी को भी दिखा रही हूँ, वो मुझे स्त्री व्याधि रस देते हैं। ठीक है, तो आप बताइए आप किससे सलाह लेना चाहते हैं अभी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी? मैं आयुर्वेदिक से, क्योंकि मैंने एलोपैथी बहुत साल दिखाया, 5 to 6 ईयर से दिखाया। ठीक है मीना। डॉक्टर दोनल?
मीना जी, आपका एज और आपका वेट कितना है? जी मेरा वेट है अभी 49, मेरी एज है 23। 23। आप मैरिड है? जी यस मैम, मेरी शादी फरवरी में ही हुई इसी साल। तो आपको ये दिक्कत कब से है? ये प्रॉब्लम मुझे शुरू से ही है, लेकिन शुरू में जब मेरी स्टार्ट हुई थी एज उस टाइम से ही, लेकिन उस टाइम होती थी, अब पूरा बंद हो चुकी। ठीक है। कोई स्ट्रेस लेवल है आपको? स्ट्रेस, एंजाइटी? मीना, आप किसी तरह के तनाव में रहती हैं? नहीं, मैं बिंदास रहती हूँ, बस पेन लेकिन होती है, पीरियड नहीं होती है। ठीक है। आपका मोशन कैसा है? साफ है? मोशन मैं समझू नहीं। खुल के आती है? नहीं आती है मैम, पूरा बंद हो चुकी है। नहीं नहीं, आपका पेट साफ होता है? हाँ पेट होता है, कभी कभी नहीं होता, लेकिन रेगुलर होता है क्लियर। भूख ठीक से लगती है? कोई गैस तो नहीं बनता है? भूख लगती है। ठीक है। तो आप अपनी डाइट में जो है थोड़ा काला तिल ऐड कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच। और साथ में गर्म पानी लीजिए रोज़ सुबह। सूर्य नमस्कार करिए 10 बार। ठीक है। और इसके अलावा भी कोई और उपाय है? आपने बताया तिल लेना है सुबह के समय। हाँ जी, ठीक है। सुबह के समय तिल लेना है और गर्म पानी ले लीजिए, और साथ साथ में सूर्य नमस्कार 10 बार करने के लिए कह दीजिए। और किसी आयुर्वेदिक हाँ, विशेषज्ञ को विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाना है। ठीक है। एक कॉलर प्रिंसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंसी शर्मा ने कॉल किया है। प्रिंसी, शुक्रिया कॉल के लिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी एक्चुअली मैम मेरे को थायराइड भी है। ठीक है। और थायराइड के साथ साथ मेरा जो पीरियड गैपिंग है वो 2 महीने की, कभी 1 महीने की ऐसे होती रहती है। और पीरियड जब होता है तो नॉर्मली 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है, और तीसरे दिन तो ऐसे समझिए बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। और दर्द तो मेरे होता ही नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है प्रिंसी, बताइए कोई स्पेसिफिक सवाल है आपका और किस पैथी के विशेषज्ञ से सवाल करना चाहिए? होम्योपैथी। डॉक्टर प्रिंसी, आपकी उम्र क्या है? जी 32। आप मैरिड है? नहीं। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि मेरे को 3 डेज़ पीरियड्स रहते हैं। देखिए 3 to 5 डेज़ की ड्यूरेशन बिल्कुल नॉर्मल ड्यूरेशन है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि अगर 3 दिन रहते, और जहाँ तक दर्द इन्होंने बोला बिल्कुल नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को पेट में दर्द हो पीरियड्स आने से पहले। तो ये तो कोई समस्या इस तरह की नहीं है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो टाइम से आते हैं, 3 से 5 दिन तक रहते हैं, 28 से 30 दिन के बीच में आ जाते हैं, यहाँ वैसे जो है 21 से लेकर 35 दिन की साइकिल को हम नॉर्मल साइकिल मानते हैं। तो अगर वो हर महीने आ रहे हैं, ड्यूरेशन भी ठीक है, आप दिन में जो है वो 3 पैड्स यूज़ कर रही हैं, तो उसके लिए कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है। आप अपने डाइट को ठीक रखिए, अपने वज़न को जो है वो कंट्रोल में रखिए, ज़्यादा जो है वो फैट वाली चीज़ें, हाई कैलोरी डाइट मत लीजिए। और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कुछ समस्या है, तो आप हमेशा अपने आसपास कोई भी जो होम्योपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी है वहाँ पर जाकर आप सलाह ले सकती हैं। ठीक है। डॉक्टर अर्चला, ट्रीटमेंट को लेकर आप बताइए। कहा जाता है कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है पीसीओडी और पीसीओएस का, लेकिन इससे क्या कंट्रोल में रखा जा सकता है पूरी तरह से? हाँ बिल्कुल। उससे पहले मैं ये इसके डायग्नोसिस के बारे में एक बात कहना चाहूँगी कि रॉटरडम क्राइटेरिया, जो 3 क्राइटेरिया मैडम ने बताया, बिल्कुल ठीक बताए, पर इस क्राइटेरिया को हमें एडोलेसेंट में नहीं लेना चाहिए। एडोलेसेंट में हम अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में ये जो पिक्चर है, क्योंकि उस समय डेवलपिंग फेज़ है, तो बहुत सारे फॉलिकल होते हैं और पेशेंट अपने आप को अल्ट्रासाउंड की वजह से पीसीओएस डायग्नोस करके स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में पड़ के कि आगे मुझे ये सब हो सकता है। तो एक तो हम जब पीरियड शुरू होते हैं उसके 8 साल के बाद प्रॉब्लम है, तब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। एडोलेसेंट में अल्ट्रासाउंड हमको यूज़ नहीं करना चाहिए पीसीओएस के डायग्नोसिस के। ये बात मैं एम्फसाइज लड़कियों को करना चाहूँगी कि अल्ट्रासाउंड के लिए मत भागें। बाकी दोनों पीरियड शुरू होने की जो एज है उसके बाद 8 साल के बाद ही अल्ट्रासाउंड करा के अगर पीसीओएस होते हैं तो, जिसमें 2 प्रॉब्लम होगी इनको, एडोलेसेंट गर्ल्स को, एक वो हाइपरएंड्रोजनिज्म वाली, एक ने हिर्सुटिज्म या पीरियड की इरेगुलरिटी। ठीक है। तो एक होने के बाद दूसरे के लिए टेस्ट कराओ, वो भी है
अगर सिम्टम नहीं भी है तो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन के लेवल टेस्ट करा के 2 चीज़ें हैं तो मेक ए डायग्नोसिस। क्यों ज़रूरी है डायग्नोस करना? क्योंकि जैसे सब बात कर रहे हैं, आई थिंक वी ऑल एग्री कि ये आगे जाके मेटाबॉलिक सिंड्रोम कॉज करता है। तो ये लोग जो हैं इनको अपने वेट का ध्यान रखना है। फर्स्ट ट्रीटमेंट हम PCOS में बोलते हैं कि आप अपना अगर वेट ज़्यादा है तो वेट रिडक्शन कीजिए, अगर वेट नॉर्मल है तो इसे बढ़ने मत दीजिए। हम इनकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस लेते हैं बिकॉज सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो एक कल्प्रिट है, तो उनको बोलते हैं आप अपना ध्यान रखिए, आपका वेट कितना, हाइट कितनी है, जिससे आपका पता चले कि आप अपनी हाइट के हिसाब ठीक वेट में हैं, आपके सेंट्रल ओबेसिटी तो नहीं है। और यू हैव टू कीप इट चेक। ब्लड प्रेशर पे चेक रखिए क्योंकि इन लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर एक साल में एक बार इनको ये कराना पड़ेगा अपना चेकअप कि आगे इनको कभी भी डेवलप तो नहीं हो रहा। और ट्रीटमेंट सबसे पहली है एक्सरसाइज, चाहे वो पतली है चाहे वो मोटी है। हम एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं एक्सरसाइज फॉर 150 मिनट्स इन अ वीक, 5 days इन अ वीक एटलीस्ट। अगर आप बहुत स्ट्रेनवस नहीं कर सकते तो फिर 250 मिनट्स इन अ वीक। ये एक प्रिस्क्रिप्शन है एक्सरसाइज की। और वेट रिडक्शन आपको 5 से 10% करना ही है। दूसरी है डाइट। डाइट की भी एक प्रिस्क्रिप्शन उन्हें देनी पड़ेगी। उनको एक प्लेट दिखाओ, बोलो आधी प्लेट में आपके खाने में फ्रूट वेजिटेबल होनी चाहिए, बाकी आधी में आप दूसरी चीज़ें खाइए। एक चौथाई में आपके कार्बोहाइड्रेट ये सब चीज़ें और 1/4 में आप अपना फैट। तो वो अपना डाइट और एक्सरसाइज से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम सबको पहले 6 महीने का ट्रायल देते हैं अनलेस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम के लिए सिर्फ पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो हम और इन सब चीज़ों से कंट्रोल होता भी, आप लोग होता तो मामले देखते हैं। स्टडीज़ हो चुकी हैं, स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसमें लड़कियों को ना PCOS वाली लड़कियों को अपने सामने एक्सरसाइज कराएगी, सीढ़ियों से उतारा चढ़ाया गया और कुछ को वैसे ही रहने दिया। तो जिन्होंने वो एक्सरसाइज की उनका PCOS की प्रॉब्लम कम होगी। ऑफ कोर्स किसी को एक्ने है, हिर्सुटिज्म है, तो उनको भी हम कहते हैं कि उसके लिए आप लोकल ट्रीटमेंट अभी कर लो, 6 महीने ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, फिर भी है तो फिर हम आपको दवा देंगे। 6 महीने तक ये बहुत ज़रूरी है करना। दूसरा, इनको अपना चेक रखना है बिकॉज दे कैन गो इनटू मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो अपने वेट पे, अपने वेट सर्कमफ्रेंस पे चेक। बिल्कुल। तो जो भी सलाह और सुझाव दिए गए हैं तीनों स्वास्थ्य विशेषज्ञों की तरफ से, उन्हें बिल्कुल अपनाइए और PCOD और PCOS से दूर रहिए। और अगर मान लीजिए इस समस्या से आप ग्रसित हैं भी तो उसे पूरी तरह से कंट्रोल में रख सकते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अर्चना नारंग आपका, डॉक्टर दोरनला आपका, डॉक्टर अर्चला बत्रा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने PCOD और PCOS की समस्या पर बात की। अगले हफ्ते हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट की, यानी किस तरह से अपने क्रोध, अपने गुस्से को आप नियंत्रित रखें, इस पर नियंत्रण रखें। इस पर हम बात करेंगे अगले हफ्ते शनिवार को। तो इससे जुड़े जो भी कॉल्स हैं वो आप हमें कर सकते हैं शनिवार ठीक दोपहर 1 बजे। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।